क्या पूछना, आपने गुस्सा दिलवा दिया मुझे। इस्लाम के जो अनुयायी हैं हमारे भाई, उनके लिए कुरान जो है सर्वोपरि। उस व्यक्ति ने आडवाणी जी के कान में कहा था कि बाबूजी, माँ बेटा दोनों चुनाव हारेंगे। योगी आदित्यनाथ जी एक चरित्रवान। अब तो जयंत चौधरी भी एनडीए में आ गए। चौधरी चरण सिंह की कल्चर कैसी थी? चौधरी साहब बेदाग बेलोस आदमी। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहाड़ में। आज 5वें चरण का मतदान है और जैसा कि आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार राहुल गांधी के जो बयान वायरल हो रहे हैं, लगातार मोदी जी पर निशाना साधा जा रहा है। जो राहुल जी कह रहे हैं कि मैं मोदी जी से कुछ भी बुलवा सकता हूँ। कभी ठकाठक की आवाज़ कहते हैं आएगी, कभी कहते हैं अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी भूल गए हैं, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी बात हैं जो लगातार जो सोशल मीडिया को यूजर हैं वो उन पर कमेंट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और जो बीजेपी का आईटी सेल है वो चुपचाप बैठा हुआ है। आज फिर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील कुमार जी हैं। लगातार राजनीति पर अपना विश्लेषण करते रहते हैं और किस तरीके से क्या होना चाहिए, कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, उन चीज़ों पर अपनी बात रखते रहते हैं। गुरु जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई अनुरुद्ध जी, बहुत सारा आशीर्वाद। आपके श्रोताओं और दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। गुरु जी, चुनाव मतलब आज 5वें चरण का मतदान है, तो कैसा लग रहा है? अपने देश की हालत कैसी है? जैसा आप देख भी रहे होंगे, क्या सूचनाएं आ रही जहां तक आप बात कर रहे होंगे अपने सर्कल में? भाई देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा, ये ट्रांजिशन पीरियड है जी। जो स्थिति पहले चरण में थी वो दूसरे में घट गई थी, और जो दूसरे में थी वो तीसरे में नहीं है, और जो तीसरे में नहीं थी वो चौथे में नहीं है, और 5वें चरण में तो आज बहुत कुछ साफ हो जाएगा शाम तक। जो लोग सीनियर जर्नलिस्ट देश के विश्लेषण करते हैं, जो जिला दर जिला खाक छान रहे हैं, वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उनके जो आकलन है वो जो हम सुनते हैं, हम तो कहीं जा नहीं रहे, तो उससे यही आकलन है कि स्थिति सत्तारूढ़ दल की चरण दर चरण खराब होती जा रही है। कितनी खराब लग रही? इतनी खराब लग रही कि हमें ऐसा लग रहा हो कि निश्चित रूप से सत्ता से बाहर हो जाएंगे। मोदी जी गए, मोदी ने तो नारा लगाया अब की बार 400 पार। देखो बात सुनो, नारा तो ये जो नारा है ना, जापान में एक आत्महत्या करने की कला है, उसके लिए एक शब्द है हाराकिरी। ठीक, तो वही हुआ इनसे। कभी कभी कुछ चीजें हम जोश में कुछ ऐसा काम कर दें कि वो नेगेटिव चला जा। जी। ये जो है ना परमपिता परमात्मा, जो हम करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन वो जो ऊपर ऑडिटर बैठा है वो पता नहीं कब ऑडिट कर दे। तो उस ऑडिट में ये चीज आ गई कि ये जो 400 पार का नारा था, ये एनडीए के ही कुछ प्रबल समर्थकों के द्वारा देश को समझाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को बदलने के लिए 400 पार जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के इस सेगमेंट को बदलने के लिए 400 पार जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से को बदलने के लिए 400 पार जरूरी है। तो ये जो चीजें कही गई, इससे जो है कुछ जो देश का इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो चिंतित क्लास है जी, उसे समझ में आया कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा, और उन्होंने आगे कुछ बात बढ़ाई। तो देश का जो आम जन है, जो वास्तव में देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है, जो 4 घंटे लाइन में खड़ा होकर मतदान करता है, जो जिद करता है मतदान की, उसे ये समझ आ गया कि अब देश में जो है बात कॉन्स्टिट्यूशन की आ गई। अब बैकवर्ड क्लास जो है देश का, बताऊं जी, वो एक तरह से जो है एक चीज में मुस्लिम धर्म से सीख चुके हैं। इस्लाम के जो अनुयायी हैं उनसे उन्होंने बैकवर्ड ने एक चीज सीख ली अब जी। क्या? वो बहुत गहरी बात कहूँ, कह दूं बस? बिल्कुल कह दीजिए। इस्लाम के जो अनुयायी हैं हमारे भाई, उनके लिए कुरान जो है सर्वोपरि है। कुरान पर अगर कोई बात आवे तो वो इंटॉलरेबल है, वो सहन नहीं करते, असहनीय है। तो बैकवर्ड क्लास जो है देश का, वो इस चीज को सीख चुका है। उनके लिए संविधान कुरान है। अगर पिछड़ा वर्ग संविधान को कुरान मान ले
जिस तरह मुस्लिम भाई हमारे जो हैं कुरान को सर्वोपरि रखते हैं, अगर पिछड़ा वर्ग देश का, जो दलित, शोषित, वंचित, जो 70% है देश का, अगर ये संविधान को कुरान की तरह मान लें कि संविधान पर अगर कोई बात आवेगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। अब वो समय आ गया कि इस 70% को ये मान लेना चाहिए कि अब हमारे लिए संविधान एक कुरान है, एक होली बुक है, हमारे लिए एक गीता है। कुरान भी एक होली बुक है, श्रीमद् भगवत गीता भी एक होली बुक है, तो संविधान को भी होली बुक मान लिया जाना चाहिए इस क्लास के द्वारा। तो बात जब संविधान पावे तो वो बात अब घर दर घर चली गई। बाबा साहब, किसी की तो शायद मुझे लगता नहीं समझ में आ गया हो, एससी समाज तो बहुत ज्यादा, एससी ज्यादा एक्टिव है, एससी भी एसटी एससी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि उनकी बाकायदा काउंसलिंग होती है। वामसेफ के कार्यकर्ता या और उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आनुषंगिक संगठन, वो ये प्रयास करते हैं जी, ठीक, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बेनेगल नरसिंह राव, ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे जी, पहली बार सुन रहा है, जिन्होंने इस भारत के संविधान की नींव खोद के उसको भरा था। देश दर देश जाते रहे और सीखते रहे, और भारत के संविधान के लिए जो बेहतर चीजें थी उन्होंने कलेक्ट की। डॉक्टर BN राव ने, बेनेगल नरसिंह राव जी ने, ठीक। तो उन दोनों ने कलेक्टिव जो एफर्ट किया था, उसके जो परिणति संविधान के रूप में आज है, तो वो एक आज कुरान की तरह हो गया। तो हमारा जो 70% है देश का, वो ये समझ चुका है कि ये जो 400 पार का नारा था, ये कहीं इसके लिए ना हो, ये नारा इनके लिए खुद एक जो है अभिशाप हो गया। जैसे विज्ञान मतलब दोनों चीजें हैं, विज्ञान को आप अभिशाप भी मान सकते हैं और अब हमारे लिए बेहतर भी है। मैंने अभी ये कहा कि वो परमपिता परमात्मा, वो सृष्टा, वो ऑलमाइटी जब ऑडिट करने बैठता है जी, तो ऑडिट कर ही देता है। तो हो सकता है ऑडिट हो रहा हो। ऑडिटर कौन है आप पता आपको? जी, हाँ, तो वो जब ऑडिट करता है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो लेकिन जैसा मोदी जी संसद में मैंने देखा, वो कह रहे थे कि मैं तो आरक्षण नहीं चाहता, वो माइक पे कुछ बोलते हैं। अभी आपने देखा, मैं कहीं न्यूज चैनल पे देखा कि राहुल गांधी जी कह रहे थे मैं परसों मोदी जी रोएंगे, मोदी जी परसों रो दिए। उन्होंने कहा मोदी जी से मैं जो मैं चाहता हूँ वो कहलवा दूंगा। क्या संसद में भी राहुल जी ने कहलवाया कि आरक्षण नहीं होना चाहिए और मैं तो आरक्षण बंद चाहता हूँ कि आरक्षण ना हो? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, गवर्नमेंट जो है एक ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी है, ठीक जी, और मोदी जी गवर्नमेंट को अलग फॉर्म में चला रहे हैं। मैं इसे एक नया शब्द दे रहा, मोनोक्रेसी। जी, जी, वन मैन शो, एक आदमी की सरकार। बिल्कुल। तो सारा प्रेशर भी मोदी जी पे ही है, ये तो स्वीकार करोगे? बिल्कुल, ठीक। जी, तो एक आदमी जब सर्कमस्टांसेज अपोजिट होते हैं तो विचलित भी हो जावे। जी, अब कुछ चीजें जो हैं ऐसी भी हो जावे कि वो अपने लिए नुकसानदेह हो जाए। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, हालांकि वो अपने आप में क्वाइट कैपेबल हैं, जैसा कि लोग बताते हैं, जी, जो लोग उन्हें जानते हैं या उन्हें समझते हैं। मैं तो ना उन्हें पूर्ण रूप से जानता ना समझता, जो उन्हें जानते हैं वही बताते हैं कि वो क्वाइट कैपेबल हैं। कितने कैपेबल हैं ये तो समय बताओगा। असली योद्धा तो वही है ना, चक्रव्यूह से बाहर निकले। जी, आज मोदी जी चक्रव्यूह में है, अब देखना ये है कि चक्रव्यूह में से बाहर निकले। चक्रव्यूह किसका है? एनडीए अलायंस, वो इंडिया अलायंस का या अकेले राहुल गांधी का? नहीं नहीं, अलायंस का चक्रव्यूह। देखिए, हर आदमी की अपनी यूटिलिटी है। आप केजरीवाल को कम ना समझे। जी, केजरीवाल इस देश का वो नेता है और वो व्यक्ति है। केवल इस देश में 3 आदमियों को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। जी, पहला सिविल अवार्ड उसमें मिला किरण बेदी जी को, जी, रोमन मैग्सेसे, जी, बेहतर सेवा के लिए। जी, दूसरा केजरीवाल। जी, तीसरे रविश कुमार, जी, जर्नलिज्म में। जी, तो अरविंद केजरीवाल एक क्वाइट कैपेबल आदमी है और मोदी जी की हर रणनीति को फेल किया। दिल्ली में पैर नहीं जमने दिए। जी, मोदी जी ने परेशान होके थ्रू पार्लियामेंट उनकी शक्तियों को कम किया।
तो उन्हें आप कैसे अवॉइड कर दोगे केजरीवाल को? उनकी अपनी एक उपयोगिता है, उनकी अपनी एक भूमिका है। आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को कैसे जो है अवॉइड कर दोगे? लेकिन उनकी उद्धव जननायक के रूप में उभरे हैं महाराष्ट्र में, जी रिजल्ट बतावेंगे आपको। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूँ बुलवा सकता हूँ, ये क्या चीज है? एकदम राहुल गांधी इतने सक्रिय कैसे हो गए? पहले उनके भाषणों को इधर से तोड़ के इधर से सोना डाल लो, इधर से आलू निकल आएगा, इधर से आलू डाल लो सोना निकल आएगा। सब दौर होता है। अब तो कोई कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं हो वो रही, सब दौर होता है। मतलब कभी सीधा कैसा सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, कभी खुद कैसा मीडिया दौर को। होता है, कभी कैसा दौर होता है। आप ये तो मान लो कि जो आदमी एक भयंकर तूफान के सामने भी सरवाइव कर रहा है, जी उड़ा नहीं, जी उड़ भी तो सकता है आदमी तूफान है बाई जी। फोर्स के सामने। हम्म राहुल गांधी उड़े नहीं, हम्म स्टैंड करते रहे, संघर्ष करते रहे। तो जैसे ही मैंने बताया था शुरू में कि ये संक्रमण काल है, हम्म। जैसे ही समय कुछ बेहतर होगा तो वो, अब सोचो कितना बेहतर नायक होगा वो। क्या जो किसानों की जो मांगे हैं, किसान जो मांगना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो डबल अनाज देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को इतने पैसे देंगे। क्या लगता है आपको इस तरह हो पाएगा? जो संविधान में बचाओ नीति देश में आज चल रही है, हर कोई व्यक्ति संविधान के बारे में कह रहा है, क्या उनके आने से संविधान में बदलाव नहीं होंगे? अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं। आप पहले ये विश्लेषण कर लो, क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो गठबंधन सरकार चला रहा है, उन्होंने पब्लिक वेलफेयर को प्राथमिकता पर रखा, या उन्हें नहीं। या उन्हें जो है कुछ और जो सेक्टर हैं, कॉरपोरेट या और सेक्टर हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखा? क्या किसान भी उनकी प्रायोरिटी में रहा? नहीं रहा। किसान तो रहा ही नहीं। क्या देश का आम जन, स्टेट जो है, एक राज्य जो है, राज्य की एक अवधारणा है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसका सीधा सीधा मतलब है पब्लिक वेलफेयर, जी जन कल्याण। जी। क्या समग्र रूप से आप विश्लेषण करके ये पाते हैं कि जो 10 साल सरकार चली इसमें पब्लिक वेलफेयर प्रायोरिटी पे था? नहीं, जहां से मैं देख रहा मुझे नहीं लगता। कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पब्लिक वेलफेयर प्रायोरिटी पे नहीं था। गणतंत्र को मैं जब परिभाषित करता हूं तो उसमें गण और तंत्र दो चीजें हैं जी। आज तंत्र हावी है, गण चुप है। आज सिस्टम को प्राथमिकता दी जा रही है। जो भी देश का योजनाएं हैं, सब कुछ है, वो सब ताना बाना जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग बन रहा है। इसलिए देश में आज यूनिफॉर्मिटी आती जा रही है, और जब देश में एक रूपता आएगी तो देश का आम जन सरकारों से डरेगा। आज भय है जी। और जब देश में गण को तरजीह दी जाएगी, गण को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, गण को केंद्र में रखा जाएगा और उसके मुताबिक देश की योजनाएं बनेंगी, तो देश में डाइवर्सिटी आएगी, क्योंकि अनेक जन हैं देश में, अनेक सेगमेंट हैं देश में। और जब देश में डाइवर्सिटी आएगी तो सरकारों को जन से डरना पड़ेगा। एक दौर वो था कि इमरजेंसी लगाई गई, उस टाइम भी डर था। एक दौर ये है। मैं आपको एक घटना बताऊं, जी हमारे आदरणीय आडवाणी जी और जोशी जी जी इमरजेंसी के बाद कहीं दौरे पर थे, दोनों कार से जा रहे थे, तो एक ढाबे पर रुके। ढाबे पर रुकने के बाद, ये मैंने पढ़ा है जी, ढाबे पर रुकने के बाद उन्होंने देखा वहां ढाबे पे कांग्रेस के झंडे और बिल्ले, सब कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। उन्होंने दोनों ने चाय पी और आडवाणी जी ने उस ढाबे के मालिक से पूछा, क्यों भाई, क्या कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया है कि चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस है? तो उस व्यक्ति ने आडवाणी जी के कान में कहा था कि बाबूजी, माँ बेटा दोनों चुनाव हारेंगे, इंदिरा जी भी और संजय गांधी। ये तो भय है क्योंकि वे शासन में है। ये तो हमने डरते हुए उन्हें पोस्टर, बैनर, फ्लैग, झंडे, बिल्ले सब लगा रखे। नहीं, माँ बेटा भी चुनाव हारेंगे, कांग्रेस तो कहीं मिलने की नहीं। तो जो लोग आज सत्ता में है उनका अपना भय होता ही है। भय बिठाया क्यों गया होगा? भय भी ऐसा कहते हैं कि प्रीत नहीं होती। तो और भी सरकारें रही हैं, पहले भी सरकार आई है। कांग्रेस की कल्चर अलग है शासन करने की, और एनडीए की कल्चर अलग है शासन करने की। कल्चर होती है, उनकी कल्चर अलग है, उनकी कल्चर अलग है। अब तो जयंत चौधरी भी एनडीए में आ गए। चौधरी चरण सिंह की कल्चर कैसी थी? चौधरी साहब बेदाग बेलोस आदमी थे। चौधरी साहब की तुलना आप किससे कर रहे हैं आज?
चौधरी चरण सिंह जी की तुलना किससे कर रहे हैं आप? इससे तुलना होती है ना? जयंत चौधरी तो कह रहे हैं मुझे मोदी जी में दिखाई देते हैं। देखो, फिलोसफी पढ़ी आपने? फिलोसफी यही तो है। जी अब मैं इधर देख रहा हूँ कैमरे की तरफ, जी। मुझे कैमरा बहुत बढ़िया दिख रहा, आपका बहुत अच्छा साफ सुथरा दिख रहा, हम्म लेकिन आपको नहीं दिख रहा। जी। आपका मुंह इधर है। आप मेरे से कहोगे उधर पिछली साइड का, तो मुझे तो पता ही नहीं पिछली साइड क्या है। जी। तो जयंत जी जो देखना चाह रहे हैं मोदी जी में, उन्हें वही तो दिख रहा। यही तो अंतर है, यही दर्शन है। जी जीवन का दर्शन ही है। जी। कभी कभी जो आप देखना चाहते हैं वही दिखता है। और हम सभी ये प्रयास करते हैं कि जैसे एक प्रेमिका जो है जब अपने प्रेमी से मिलती है तो अपना बेस्ट पार्ट उनके सामने प्रस्तुत करती है। उनमें जो कमियां हैं दोनों में, प्रेमी प्रेमिका में, दोनों में, वो अपनी कमियां जाहिर होने ही नहीं देते। तो अभी जयंत जो है मोदी जी को कम समझ रहे हैं और कम जान रहे हैं। जब वो पूरा समझेंगे, हो सके तब वो कहीं रिग्रेटिंग में चले जाओ। लगता है आप चले जाएंगे? नहीं, वो रिग्रेटिंग में जाएंगे। उन्हें ये पश्चाताप होगा कि मेरा निर्णय गलत था, जैसा कि देश की हवा बता रही है। कैसी है हवा भी? मतलब अगर ये जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ, जो जिसमें कैराना से लेकर वेस्ट यूपी की बहुत सारी सीटें थी, तो अगर कैराना का चुनाव अब होता 5वें चरण में, तो कैसा होता कैराना का चुनाव भी? मैं मानता हूं कि भाजपा का जो पहला चरण था वो सर्वोत्तम था। मतलब दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। नहीं, अगर कैराना की बात करें तो कैराना में कैसा रहता? एक तरफ प्रदीप चौधरी बीजेपी से, दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस से इकरासन। हाँ, निश्चित रूप से जी जाती गठबंधन क्लियर था आज की स्थिति। बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े जब पहला इंटरव्यू हमारा हुआ कि गुरुजी तो बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, ये तो संघी हैं। वो उनका देखने का नजरिया है। तो क्या कारण था कि आप उस टाइम मतलब बीजेपी की तरफ से, आज आप बिल्कुल? मेरे से बहुत सारे दोस्तों की कॉल भी आई कि हमने इंटरव्यू देखा गुरुजी का और गुरुजी तो कुछ और बता रहे हैं, शायद बदल गए, हवा देख के बदल गए, या फिर? मैं बीजेपी की तरफ ना तब था ना अब हूँ, ना मैं कांग्रेस की तरफ या अलायंस की तरफ तब था ना मैं अब हूँ। ठीक। मैं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक के रूप में, एक वेतन भोगी के रूप में मुझे पता है मेरे दायित्व क्या है, खूब पता है। और मैं इस देश का जागरूक नागरिक भी हूँ। मुझे ये भी पता है कि भाजपा क्या कर रही है और कांग्रेस ने क्या किया है। और मैं समाज के जिस हिस्से से आता हूँ, मुझे ये भी पता है कि भाजपा ने मुझे क्या दिया और मुझे अतीत की सरकारों ने क्या दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि गुरुजी भाजपा की तरफ अब चले गए, कभी गुरुजी नेहरू की तरफ चले जाएं, वो उनका अपना आकलन है। शिक्षक की आपने बात की कि मैं शिक्षक भी हूँ। अगर पहली सरकारों की बात करें तो आईआईटी क्या, आईआईएम का और इंस्टीट्यूशन क्या, इतनी सारी चीजें खड़ी कर दी। इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना कार्य किया होगा, जितना आप समझते हैं? जहां से मैं देख रहा हूं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कुछ भी? हाँ, 2-3 आईआईटी आईआईएम बस? नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी देश में कह के आए थे कि देश में हर रोज एक आईआईटी, हर हफ्ता कुछ ऐसा कह के आए थे। वो सब उस पर तरह तरह के कमेंट आए लोगों के। अब वो उन्होंने पता नहीं किस फ्लो में कह दिया। अब क्या क्या बता गए? हाँ, वो क्या बताओ, अब क्या कहोगे प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्या कहोगे? जब शीर्ष पर बैठा आदमी इस तरह की बातें करता है तो फिर क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता बस। लेकिन लोगों को ये भी तो दिक्कत थी कि अखिलेश यादव के काल में, जब अखिलेश यादव इस प्रदेश के, इस सूबे के मुख्यमंत्री थे, तब बड़ी यहाँ लूटखोरी, घूसखोरी, चोरी चकारी, दिन में महिलाओं के साथ। अखिलेश यादव का जो वो मुख्यमंत्रित्व काल था वो एक प्रोबेशन पीरियड था उनका। वो एक ट्रेनी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कई सेक्टर में बहुत बेहतर काम किया है और वो एक बहुत फोकस्ड चीफ मिनिस्टर थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने जनपद वाइज ये बता दिया था कि आप जनपद का नाम ले, मैं योजना बताऊंगा। वो इतने फोकस्ड चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, कुछ कमियां रही हैं, ये यूपी का दुर्भाग्य है, मैं इसे इस तरह कहूँ। जब हमारी बहन जी मायावती जी जो है 7 से 12 तक चीफ मिनिस्टर रही, तब हमारा जो रूलिंग कम्युनिटी
है, जो हमारी रूलिंग क्लास थी उस समय, उन्होंने अति की। आम जन पर SC ST के मुकदमे हुए, उसकी एक प्रतिक्रिया हुई, और उसकी प्रतिक्रिया जो है हमारी बहन जी को, मायावती जी को सत्ता से उखाड़ गई। ठीक, क्योंकि रूलिंग कम्युनिटी ने, जो मैं कह रहा हूँ कुछ लोग समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे, जी। रूलिंग कम्युनिटी ने ज्यादतियां की। यही अखिलेश जी के शासन में हुआ। अखिलेश जी के शासन में भी रूलिंग कम्युनिटी यानी यादव कम्युनिटी और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन दोनों ने इकट्ठा होकर भी ज्यादतियां की। अखिलेश जी के शासन का भी कुछ परसेप्शन ऐसा रहा कि अगर कहीं कुछ घटना हुई तो मुस्लिम को प्रायोरिटी दी गई। उससे जो दूसरा क्लास था, समाज का दूसरा हिस्सा था, उन्हें दर्द हुआ। ये सच्चाई है। और उस दर्द की ही परिणति थी कि 2014 में ही जी सेंटर में माननीय मोदी जी का जो है पदार्पण हुआ जी। और 2017 में फिर यहाँ अखिलेश जी की विदाई लोगों ने तय कर दी। वो जो शासन का तरीका था, वो कि जो ताकत में है वो क्यों ऐसा करता है। आज भाजपा ताकत में है प्रदेश में, आज भाजपा के लोग, जो ये भाजपा के वो बहुत सारे संगठन है, आनुषंगिक संगठन, ये क्यों ऐसी ज्यादतियां करते हैं। लेकिन योगी जी क्यों आए दोबारा? इन्होंने जो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अखिलेश जी कह रहे थे कि नोएडा में जो भी जाता है और वहाँ का जाके सभा करके आता है वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। योगी जी सभा भी करके आए और चैलेंज के साथ कह भी दिया कि दूसरी बार मैं बनूंगा, ये रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे। तो क्या योगी जी के काल में जो रूलिंग थे उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ चीजें ऐसी हैं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक अपवाद साबित करती हैं। लाइक योगी आदित्यनाथ जी एक चरित्रवान आदमी है। वो बिना जेब के आदमी है। वो बेहद ईमानदार, सुस्पष्ट आदमी। राजनीति में वो पता नहीं क्यों है, वो एक योगी है। तो एक मुख्यमंत्री का चरित्रवान होना और एक ईमानदार होना, ये एक बिरला उदाहरण मिलता है। लेकिन ईमानदारी के काल में तो हाथरस जैसे कांड हो गए। बहुत बड़ा प्रदेश है। मैं एक विद्यालय को चला रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि स्कूल से निकल के अगर कोई बच्चा किसी के साथ कुछ घटना करता है तो जिम्मेदारी तो मेरी तय होती है। तो घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उनका निस्तारण अगर समय से हो और न्याय के तरीके से, जिसमें न्याय हो, न्यायप्रियता हो, त्वरित न्याय ये मिले। कैसा न्याय था कि किसी ने किसी को गोली मार दी, थोड़ी देर बाद पुलिस ने उठाया और कर दिया, संविधान को नोक पे रख दिया? उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो जो लोग सत्ता में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, अब ये वो देखेंगे उन्होंने संविधान की शपथ ली थी वो पदभार ग्रहण करते हुए, या ईश्वर की शपथ ली थी। ये भी दो चीजें। अगर ईश्वर के हिसाब से देखें तब भी कानून तो है ना। नहीं, अगर आप कानून देखो, अगर आप ईश्वर की शपथ ले रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप संविधान की शपथ ले रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप संविधान की शपथ ले रहे हैं तो आप संविधान के प्रति कमिटेड हैं। अगर आप ईश्वर की शपथ ले रहे हैं तो आप इंसानियत के प्रति कमिटेड होना चाहिए आपको। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है। मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है जी। सब धर्म बाद में है, पहले मानवता है। लेकिन ये जो इतने बड़े कांड हुए पूरे प्रदेश में चारों तरफ, जैसे ही योगी जी 2017 में बने कि आज तो वहाँ 4 एनकाउंटर हो गए। फिर बदमाशों ने घुटनों के बल आके अपनी तख्तियां लगा लगा के अपनी जमानत तुड़वा तुड़वा के जेल में चले गए। कहीं ऐसा ना हो, योगी जी कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर गड़बड़ करोगे तो अगले चौराहे पे लाश मिलेगी बदमाश की। अब वो उनका तरीका है शासन करने का। शायद इसी की वजह से दोबारा आए। हो सकता है। दोबारा आने की तो कई सारी वजह हैं। जैसे हैं कई सारी वजह। एक दो वजह बता दीजिए, बहुत सारी हैं तो। दोबारा आने की, मायावती जी जो हैं हमारी, इनका समर्पण कर देना भाजपा के सामने, ये किसने कल्पना की थी? कौन सा सर्वे कह रहा था, कौन सा एनालिसिस्ट ये कह रहा था कि योगी जी वापस आ रहे हैं?
किसे पता था कि मायावती जी जो है अपने आदमियों को घर दर घर भेज कर ये कहेंगी आम जनमानस से कि अखिलेश यादव नहीं जीतना चाहिए किसी भी कीमत पर। मायावती की जितनी मशीनरी थी वो सब इसी प्रयास में थी। अब उनकी, मायावती जी की क्या मजबूरी थी ये तो वही जानते होंगे। किसी ने सोचा था कि एक पार्टी बसपा जो 2012 तक सत्ता में थी वो खत्म ही हो जाएगी, कम्स टू एन एंड। कहाँ है आज बसपा? जी 80 में से एक सीट नहीं आएगी। अभी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं, ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि उसका जो आधार वोट था वही खिसक गया है। वो बीजेपी की तरफ चला गया। वो कहीं चला गया, वो उनका नहीं रहा। वो कहाँ जाएगा? वो संविधान बचाने में लग रहा आधार वोट उनका, या वो क्या है लाभार्थियों में शामिल हो गया, वो तो वो जाने। और मेरे पे कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि कितना जो है संविधान बचाने में लग रहा है और कितना लाभार्थियों में शामिल हो रहा, लेकिन वो उन पर से खिसक गया। अब 5-7% वोट मिलेगा मायावती जी को टोटल। हाँ, ये बड़ी वजह थी 2022 में योगी आदित्यनाथ जी की वापस आने की। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो मोदी जी लेके आए। आयुष्मान की योजना है, बढ़िया योजना है। शौचालय की योजना है। देखो, आयुष्मान पर बात करेंगे, चलो। जी शिक्षा और चिकित्सा, जी 2 चीजें ऐसी हैं जो आम जन से दूर होगी। शिक्षा बहुत महंगी है, चिकित्सा बहुत महंगी है। जी ये निर्विवाद सत्य है कि माननीय मोदी जी की इस योजना से, आयुष्मान योजना से आम जन को लाभ हुआ है। 5 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि 10 लाख कार्ड पे एक ही मोबाइल नंबर लिख रहा है, ये भी इसका एक पहलू है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आई कि भाई इस तरह कवर करो, इसमें बड़े बड़े नाम हैं, और एक आदमी जिसको यही नहीं पता कि तू बीमार भी है, तुझे तो भर्ती भी हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, उसका भी कार्ड है और उसके पैसे निकल गए 5 लाख रुपए। जिनके पास 100 बीघे जमीनें हैं वे भी आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं। तो कैसी होनी चाहिए शिक्षा और चिकित्सा? शिक्षा फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शिक्षा चिकित्सा दोनों आम, यहाँ दोनों ही कॉमोडिटी होगी। अमेरिका की तरह हो गया यहाँ। जी, शिक्षा भी खरीदनी पड़ रही और चिकित्सा भी खरीदनी पड़ रही। सरकार क्यों नहीं इन्हें जो है अडॉप्ट कर लेती दोनों चीजों को? आम जन की चिकित्सा की भी जिम्मेदारी सरकार की हो और शिक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की हो। अंबानी जी का बेटा भी वहीं पढ़ा जहाँ मेरा बच्चा पढ़ागा। ये महाराज, ये माली है जिंदा हसन, इसका बच्चा भी वहीं पढ़े। और जो जिस लायक हो वहां अपना उसे जो है भेज दिया जाए। क्यों? मेरा बच्चा जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा, और जिनके पास संसाधन है उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे? अमेरिकन एजुकेशन में है। लेकिन जो इन्होंने कहा था कि हम तो भारत को भी स्क्रू बना देंगे, यूनिवर्सिटियों में इनका कोई नाम है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। जो यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने ऐसा दिखा दिया जैसे जेएनयू है कि वहाँ इतने सारे सारे कंडोम मिले, वो तो बिल्कुल वैसा वृत्ति पे उतरा है पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी। जामिया इस्लामिया तो मुस्लिमों की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी मुस्लिमों की है। एक पूरा का पूरा मोदी जी बोल के कुछ जाते हैं और फिर बाद में स्टेटमेंट बाद में कुछ आती है। ऑफिशियली स्टेटमेंट जो आती है वो और तरह की होती है, मोदी जी कुछ और कह के चले जाते हैं, तब तक भ्रम फैल जाता है। अनिरुद्ध भाई, हमारा बच्चा कोटा गया पढ़ने के लिए, जी उससे हम बात कर रहे थे बीच में, तो मैंने कहा भाई सब ठीक है, तो उसने एक वाक्य कहा था। उसने कहा था, पापा सब चीजें सब जगह हैं, वो चाहे जेएनयू हो और चाहे आपकी बीएचयू हो, सभी चीजें सभी जगह हैं। ठीक जी जो आपने जिक्र करे, जिन जिन पदार्थों का आप जिक्र कर रहे थे, आइटम्स का, जी वो सब जगह है। जैसाड़ा स्टेडियम में घूम आओ, वहां आपको सब चीजें मिल जाएंगी। यहाँ इस विद्यालय में सब चीजें मिल जाया करें थी मेरे कार्यकाल से पहले। जी अब कुछ ठीक सा हो गया। इस पूरे क्षेत्र में मैं आपसे ही सवाल कर रहा, क्या कहीं नशा नहीं बिक रहा है इस क्षेत्र में? दबा के दिख रहा है। आपने क्यों नहीं इस पे वीडियो बनाई आज तक? बनाई है। जी जिम्मेदार लोगों को पकड़ो ना, जिम्मेदारी पे। क्या एक विधायक, जिम्मेदार लोग आप बोलना नहीं चाहते? आप मेरी बात सुन, क्या एक लेजिस्लेटर, एक विधायक अगर सदन में खड़ा होगा ये कहे कि मेरे क्षेत्र में नशे की ये हालत है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बर्दाश्त करेंगे?
मेरा दावा है नहीं करेंगे, ये तुरंत जो है जिला प्रशासन को रंग देंगे। लेकिन क्यों नहीं कहते हैं विधायक वहां जाके, जो यहाँ से विधायक हैं जी पदों को सुशोभित कर रहे हैं, चाहे वो कैराना का विधायक हो, चाहे आपका शामली का विधायक हो, चाहे आपका जो है वहाँ का गंगो का विधायक हो, ये जो खादर का लगा हुआ एरिया है, चाहे नकुड़ का विधायक हो, ये जो यमुना के किनारे का एरिया है पूरा, क्यों नहीं कहते हैं विधायक सदन में खड़े होकर, क्यों नहीं जिला प्रशासन को बिठा के बात करते भाई ये क्या हो रहा है, अगली पीढ़ी खराब हो रही है, क्यों नहीं करते? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को रोक लें? नहीं, वो तुरंत कहेंगे इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तो चरित्रवान आदमी है। लेकिन ये विधायक क्यों नहीं करते? नशा है नहीं, यहाँ है दबा के नहीं, अगली पीढ़ी खत्म हो रही है। और शाम के समय लाइन लगाकर नशा बिकता है, गांव दर गांव नशा बिक रहा है। शराब तक तो ठीक था, स्मैक तक का हर तरह का नशा बिक रहा है, हर तरह का। यही विद्यालय में लास्ट ईयर एक 19 साल का जवान रामड़े का इंजेक्शन 10 इंजेक्शन रखे मिले। मैंने कोतवाल साहब, तत्कालीन जो कोतवाल थे, उनको सूचना दी, मुझे चपरासी ने बताया। 3 दिन बारिश हुई, उसमें वो यहाँ अमरूद के बाग में गिरा मिला। फॉरेंसिक टीम आई, एसपी रूरल आए, ओपी सिंह जी, वो सब कलेक्ट करके ले गए। रिपोर्ट क्या आई? ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। जी जी ड्रग्स बिक रही है, स्मैक बिक रहा है, दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, वो सुल्फा बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है यहाँ। चंद घर ऐसे हैं जो इस महामारी से बचे हुए हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ के विधायक? हिस्सा जा रहा है उनको? ये अगर क्यों नहीं बोल रहे? आवाज नहीं उठा रहे तो हिस्सा जा रहा होगा। क्यों नहीं बोल रहे? जी जी क्यों दम भरते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हम इतने साल से विधायक हैं, हम इतने साल से राजनीति कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं समाज को और क्या दे रहे हैं अगली पीढ़ियों को? क्या देना चाहिए था और दे दिया क्या? एजुकेशन दे देते, शायद बच जाते। दे देते एजुकेशन, जी बच्चे रोजगार पा लेते। एजुकेशन 2 चीज देती है, अगर आप कायदे से एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो आपको निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिला, बैड लक है आपका। तो एजुकेशन आपको वे ऑफ लिविंग सिखाती है, जीने का ढंग शिक्षा सिखाती है, आपको कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है समाज में, बच्चों का नॉरिशमेंट, उनकी परवरिश कैसे करनी है, ये आपको शिक्षा सिखाती है। नशा बिक रहा क्षेत्र में, हम इतनी बार विधायक रह लिए, हम इतनी बार विधायक रह लिए, बस पूछो और क्या पूछना, आपने गुस्सा दिलवा दिया मुझे। चलो अब गुस्सा आ गया तो हम भी। और हमारी कोशिश ये भी कई बार रही है, बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमने उनसे सवाल भी किए हैं कि आप अगर आते हैं तो आप जो यहाँ ड्रग्स बिक रही है, नशे का इतना बड़ा स्कैम यहाँ चला हुआ है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जवाब जो है लगभग जीरो था। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से इन चीज़ों को धीरे धीरे रिमूव कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, शायद हो सकता है इन्हीं लोगों से पनाह मिल रही हो जो लोग यहाँ इतना बड़ा नशे का व्यापार चला रहे हैं। स्मैक की हालत ये हो गई है कि स्मैक ने तो पूरी नस्लों को बर्बाद कर दिया है। और अगर देश की फसल बर्बाद होती है तो शायद हो सकता है दूसरी जगह से मंगाकर 1 साल के लिए 2 साल के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन नस्ल अगर बर्बाद होगी तो शायद ही कोई बचा पाएगा। गुरुजी आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सवाल तो बहुत हैं लेकिन वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हाँ, लंबा समय, आप किसी के पास समय नहीं है आज। जी जी जी, तो देख नहीं पाते, इसमें भी हम शॉर्ट निकाल के अपलोड करेंगे। और 1-2 तो शॉर्ट है जो जिनके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई इस तरह की शॉर्ट मत डाल लो। वो भाई वो पूरी वीडियो होती है और हम वीडियो का लिंक भी बायो में देते हैं ताकि आप पूरी वीडियो देख सकें। क्योंकि शॉर्ट से आप समझ नहीं पाते कि इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने, जो भी वो व्यक्ति है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है या आम व्यक्ति है, उसने क्या क्या कहा है। तो उन चीज़ों का आप थोड़ा सा सोचा करें। बार बार किसी भी वीडियो का कमेंट बंद करने से शायद उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो पूरी वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर देखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। गांव गवांड की टीम जल्द जाकर क्षेत्र में संपर्क करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।